हेलो एवरीवन। सो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो इसे हम मोल 2 के नाम से भी जानते हैं। मोल चैप्टर हमने पढ़ा है। सो मोल 1 में हमने सारी चीज़ें देखी हैं। सो इसे हम बोलते हैं मोल 2। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोल वर्सेस इक्विवेलेंट होता क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो, कोई भी रिएक्शन तुम्हारे सामने है, सपोज़ 2A प्लस 3B गिव्स आउट 4C प्लस 5D। सो मोल, अगर तुम्हें स्टोइचियोमेट्री लगाना है, मोल टू मोल रिलेशन लगाना है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, दैट रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है तो ही आप मोल से मोल का रिलेशन लगा सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की। सो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपकी रिएक्शन का बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट हम उन रिएक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनबैलेंस्ड हो। ठीक है। यानी इसके लिए रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में रखनी है वो यही रखनी है कि मोल टर्म या मोल से किसी चीज़ को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अगर हम लगा रहे हैं तो हमारी कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो नहीं हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। बेसिकली अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है क्या। सो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। सो इस लॉ को सबसे पहले समझो कि होती क्या है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अब देखिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की अगर मैं बात करूं तो ये लॉ बोलती है दैट वन इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस, आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर सकते हो, दैट ऑलवेज वन इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस रिएक्ट विद one equivalent of another substance to form one equivalent of product। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन तुम्हारे पास हो, ठीक, पहली चीज़ ये तो क्लियर हो गई कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाने के लिए रिएक्शन का बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड रिएक्शन है तो भी हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा के सारी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपको मोल वाला टर्म लगाना है, जैसे मैंने स्टोइचियोमेट्री पढ़ाया था आपको, स्टोइचियोमेट्री में मोल से मोल का रिलेशन, मोल टू मास, मोल टू वॉल्यूम, सब कुछ, उसके लिए पहली कंडीशन थी रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। सो इस चीज़ को माइंड में लेके चलो कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई नीड नहीं होती। अब इस चीज़ को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक रिएक्शन ली है 2A, हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं पहले। 2A प्लस 3B गिव्स आउट 4C प्लस 5D। अब मैं इसे दोनों टर्म से बताता हूँ। अगर मुझे मोल का कॉन्सेप्ट लगाना होता और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना होता तो मैं कैसे लिखूँगा। अगर मुझे मोल का टर्म यहाँ यूज़ करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, दैट 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ B टू गिव्स आउट 4 मोल ऑफ C एंड 5 मोल ऑफ D। ठीक। बट सपोज़ करो सेम रिएक्शन हमें ऐसे दी होती, A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस D। अब हमें नहीं पता कि ये रिएक्शन बैलेंस है या इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी। सो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे सीधा सीधा लगाएंगे दैट वन इक्विवेलेंट ऑफ A ऑलवेज रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ B टू गिव्स आउट वन इक्विवेलेंट ऑफ C एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ D। सो देखो, सिंपल सा टर्म है। बात क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलती है कि ऑलवेज वन इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस टू गिव आउट वन इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर है? लेकिन मोल के लिए क्या है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 2A प्लस 3B प्लस 4C प्लस 5D रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में। अब सपोज़ मैं यहाँ पे बैलेंसिंग भी ले लूँ तो भी मुझे इस बैलेंसिंग कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है, तब भी रिलेशन यही लगेगा दैट वन इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ बी
टू गिव्स आउट वन इक्विवेलेंट ऑफ सी एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ डी। ये होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं दैट इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डी। सो इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम सारी चीज़ों को बैलेंस करें। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ है वो यही है कि हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जिसे अपन इंडिकेट कर रहे हैं ई से, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट मास वगैरह कैलकुलेट करना सिखाया था। क्या क्या सिखाया था मैंने आपको, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट वहाँ पे हमने एन फैक्टर्स जो लिए थे वो एसिड, बेस, सॉल्ट इनके लिए लिए थे। तो मैं एक बार फिर से उनका रिवीजन करवा दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट सबसे पहले अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे नॉर्मेलिटी के। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी रिएक्शन हो, भले बैलेंस्ड हो या नहीं हो, हमारे पास यही चीज़ लगेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2। सो अगेन मोल का रिलेशन अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, दैट 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 टू गिव्स आउट 2 मोल ऑफ H2O। बट अगर मेरे को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना है तो अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी मुझे ज़रूरत नहीं थी इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। ठीक है, सो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इसीलिए डेवलप किया गया कि कुछ रिएक्शंस हमें बैलेंस करना बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो उसके लिए हम ईजी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 टू गिव्स आउट 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2। सीधा सीधा मैं इस रिलेशन को लगाऊंगा और इससे सॉल्व करूंगा। तो इसे लिखना तो बहुत इजी होता है बट इसे अप्लाई करना बहुत टफ होता है। टफ तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अगर हमें इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर ये सब कैलकुलेट करना आता है तो हमारे लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। क्लियर है? अभी चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं बात करूँ नॉर्मेलिटी की। सो हमने नॉर्मेलिटी सबने पढ़ा हुआ है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और अब हमें इस फॉर्मूले का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, पहली चीज़। बट हाँ, सपोज़ किसी केस में नॉर्मेलिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। बाकी हम कहीं पे भी इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करने वाले। बट यहाँ से मैंने आपको सेकंड वे में बताया था कि नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाती है इक्विवेलेंट वेट, और इसको मैंने कैलकुलेट करने के लिए बताया था दैट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर ये एक नया टर्म है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो एन फैक्टर मैंने आपको अलग अलग कैलकुलेट करवाया था फॉर एसिड, बेस, सॉल्ट, एलिमेंट्स, आयंस, इन सब के लिए मैं आपको कैलकुलेट करवा चुका हूँ। ठीक, जैसे एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं। फॉर एसिड, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, एसिड के लिए एन फैक्टर जो होता है इज इक्वल टू बेसिसिटी, एंड बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयंस, ठीक, प्रेजेंट इन एसिड। फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl ले रहा हूँ तो HCl का एन फैक्टर कितना होता है 1। अगर मैं H2SO4 ले रहा हूँ तो H2SO4 का कितना होता है 2। मैं HNO3 ले रहा हूँ तो HNO3 में कितना होता है 1। अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए थे,
अब ये एक्सेप्शंस आपको याद रखने पड़ते हैं इनका स्ट्रक्चर, क्योंकि एक्सेप्शंस ऐसे नहीं है, जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता आप एक्सेप्शंस नहीं बता सकते। तो पहला एक्सेप्शन है जैसे H3PO4 में लूँ तो इसमें n फैक्टर क्या है ये निकालने के लिए मुझे इसका डायग्राम आना चाहिए। तो H3PO4 का डायग्राम क्या होता है, अब जो n फैक्टर होता है किसी एसिड का वो डिपेंड करता है कि वो कितने हाइड्रोजन खुद से निकाल सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं वही रिमूव हो पाते हैं। अगर कोई हाइड्रोजन इस फॉस्फोरस पे डायरेक्टली कनेक्ट होता तो वो रिमूव नहीं हो पाता। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो H3PO4 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें 3n फैक्टर आ जाएगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सेप्शन H3PO3, अगर मैं ये ले लूँ तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, POHOH। अब फॉस्फोरस की टेंडेंसी है 5 बॉन्ड्स फॉर्म करने की, 2 ऑक्सीजन मैंने ले लिया। अब अगर मैं तीसरा ऑक्सीजन ऐसे ले रहा हूँ तो फॉस्फोरस यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ये इसका स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है और आप सब जानते हो कि नाइट्रोजन कैन नेवर फॉर्म्स 5 बॉन्ड्स। सो यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये और ये हाइड्रोजन ही तो रिमूव हो सकते हैं। तो इसका जो n फैक्टर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उन हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा जो रिमूव हो पा रहे हैं। तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा 2, जबकि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 3 हैं, बट ये तीनों के तीनों डोनेट नहीं कर पाता, तो इसका n फैक्टर 2 है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एक्सेप्शन लेते हैं H3PO2। अब H3PO2 का अगर मैं डायग्राम देखूं तो इसका डायग्राम कैसा होता है, OH H H डबल बॉन्ड O। अब इसमें देखो, इसमें एक ही हाइड्रोजन और डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा 1। सेम एज एक और एक्सेप्शन है H3BO3। H3BO3 का भी n फैक्टर 1 होता है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है। सो n फैक्टर फॉर एसिड इज इक्वल टू बेसिसिटी। फॉर बेस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, नंबर ऑफ OH माइनस प्रेजेंट इन बेस। सो जितने OH माइनस आयंस होंगे वही उसका n फैक्टर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल NaOH 1, MgOH होल ट्वाइस 2। सो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो इसमें ज़्यादा बात नहीं कर रहे और ऑलरेडी मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ। अब आ जाते हैं फॉर सॉल्ट। सॉल्ट के केस में क्या होता है, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे NaCl में ले रहा हूँ, NaCl एक सॉल्ट है, इसे ब्रेक करूँ तो Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो हम चार्जेस नहीं लेते, हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। अब Na इस पे चार्ज है +1 और इस पे है -1, तो सॉल्ट हम उसी को बोलते हैं जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। सो अब एक काम किया करो, आप हमेशा पॉजिटिव वाले चार्ज को ही लिया करो जिससे कन्फ्यूज़न नहीं हो। सो NaCl में n फैक्टर कितना आया 1। सेम एज अगर मैं Na2SO4 लेता तो क्या हो जाता 2Na प्लस प्लस SO4 -2। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो +1 है और यहाँ -2 है, ये सॉल्ट कैसे हुआ। तो देखो इसके सामने 2 भी है। अब 2 लगने से इस पर टोटल चार्ज कितना है +2 और इस पर टोटल चार्ज कितना है -2। सो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, हम वैल्यू लेंगे। सो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। ये बात हो गई सॉल्ट की। तो एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया। आपको इनके n फैक्टर निकालना आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो एक बार मोल में जाना। मोल में मैंने डिटेल में इनको बताया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके बताए हुए हैं। सो वहाँ से आप इन्हें देख सकते हो, ठीक है। अब जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग सीखी है, और बैलेंसिंग से पहले हमने सीखा है
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो अभी मैं जो निकालने जा रहा हूँ एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, ठीक, वो किसके लिए है? तो पहला हमने निकाला था किसके लिए? एसिड के लिए। दूसरा मतलब हम कोई भी नंबर डाल देते हैं, कैसे फोर्थ ही नंबर है। हम किसके लिए निकालने जा रहे हैं? एन फैक्टर। अच्छा एक चीज़ और है, मैं चाहे इसको एन फैक्टर बोलूँ चाहे वैलेंसी फैक्टर बोलूँ, बात एक ही है। सो कन्फ्यूज़ मत होना। पता चला आधे से ज़्यादा लोग इसी बात पे कंफ्यूज हो जाएं कि वैलेंसी फैक्टर क्या है और एन फैक्टर क्या है। दोनों सेम है। एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर फॉर ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन। यानी पहले हम जो ले रहे हैं या तो हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लेंगे या फिर रिडक्शन की रिएक्शन लेंगे, और उसमें देखेंगे कि हमें एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे जो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चेंज। अब इस चीज़ को यहाँ से ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल एटम्स। ठीक है, कैसे? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, Fe+2 गिव्स आउट Fe+3। सो ये क्या दिखा रही है? ये रिएक्शन दिखा रही है आपकी ऑक्सीडेशन। कैसे? यहाँ पे है +2 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। सो +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ, विच मीन्स ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन दिखा रही है। तो यहाँ पे अगर मुझे एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चेंज इन ऑल एटम्स। तो चेंज कितने का आ रहा है? चेंज बाय 1। सो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि अगर आप देखो +2 से +3 में जा रहे हो तो टोटल चेंज कितने का है? 1 का। सो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, Sn+2 गिव्स आउट Sn+4। अब Sn+2 से Sn+4 जा रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ है +4। सो चेंज कितने से हो रहा है? चेंज हो रहा है 2 से। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना। हमने क्या लिखा है? वैलेंसी फैक्टर। देख लो यहाँ पे हमने एन फैक्टर लिखा है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल एटम्स। सो अभी हम सिंगल आयंस के एग्जांपल ले रहे हैं, सिंगल एटम्स में चेंज के एग्जांपल्स ले रहे हैं। आगे बड़ी रिएक्शंस में भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे, बट पहले इसे अच्छे से कंफर्म करो। HNO2 से नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ NO। अब तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। सो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की होती है वो +5 होती है और यहाँ पे +2 है। अब ये रिएक्शन क्या दिखा रही है? ये रिएक्शन दिखा रही है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है? हाई से लो पे जा रहा है। यहाँ +5 है, यहाँ +2 है। सो ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है। अब रिडक्शन रिएक्शन में हो या चाहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि चेंज कितने का आ रहा है। सो यहाँ पे +5 से +2 विच मीन्स चेंज हो रहा है 3 से। तो एन फैक्टर कितना है इसका? 3 है। फोर्थ एग्जांपल देखो, H2S से मैं जा रहा हूँ S पे। अब H2S में S की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और सल्फ़र की है 0। सो यहाँ पे चेंज कितने से हो रहा है? -2 से 0, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 2। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एक और एग्जांपल बता देता। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कार्बन से CO2। यहाँ कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगा और यहाँ पे +4। सो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 4। क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, उसे देखो। एग्जांपल क्या है? अगर मैं ले रहा हूँ H2S और H2S से मैं चेंज देख रहा हूँ SO4 -2 में, तो यहाँ पे सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है और यहाँ पे जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है। अब यहाँ बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, -2 से +6 जा रहा है तो वो वैलेंसी फैक्टर निकाल के रख देते हैं 4, जबकि ये गलत है। कैसे 4? आप सिर्फ वैल्यूज़ पे फोकस थोड़ी ना, आप मतलब मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मतलब ये थोड़ी ना 6 - 2 कर दिया 4 आ गया। नहीं, हमें टोटल चेंज देखना है। तो हम चेंज कैसे देखेंगे? -2 से -1 पे गया, -1 से 0 पे गया, 0 से +1 पे गया, +2 पे गया, +3,
+4 +5 एंड +6। अब टोटल चेंज कितना हो रहा है तो देख लो, काउंट कर लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 कब हो रहा है जब हम -2 को भी ले रहे हैं, तो -2 से +6 में जा रहा है, इसका मतलब हम इसे तो लेंगे नहीं, तो बचा कितना, -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 ठीक है +6। तो टोटल कितना हो गया, टोटल चेंज हो रहा है 8 का, तो वैलेंसी फैक्टर इसके लिए कितना हो जाएगा, 8। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि -2 से +6 का मतलब 4 आ गई वैल्यू। आपको क्या करना है, -2 के बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए ये आपको देखना है। तो -2 से +6 तक जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो -2 से +6 तक जाने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। सो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 8। इस एग्जांपल को अच्छे से ऑब्जर्व करना, यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हमसे होती हैं। अब हम जो एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं वो भी रिएक्शन फॉर्म में ही है, लेकिन वो सिंगल एटम के लिए नहीं है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन होंगी, और उसके लिए हम n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और दोनों साइड से करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, I2 कन्वर्ट्स इन I-। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए रिएक्शन का बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम रिएक्शन को बैलेंस ही कर लेते हो, यहाँ पे 2I- लगा के चार्ज वार्ज बैलेंस ही कर लेते हो, फिर तुमको नीड क्या है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाने की। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्यों लगाया जाता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तभी लगाया जाता है जब हमारे पास रिएक्शन बैलेंस ना हो, या हम रिएक्शन बैलेंस नहीं कर सकते, या फिर हमें बैलेंस करना ही नहीं है, हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ I2 क्या है, 0 और -1। अब मैं दोनों साइड से बताऊंगा, इसका भी n फैक्टर निकालना सिखाऊंगा, और इस वाली साइड का यानी रिएक्टेंट साइड का भी हम निकालेंगे, और प्रोडक्ट साइड का भी, क्योंकि हमें ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है ना कि अगर इस साइड से इस साइड पे रिडक्शन हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो इधर से इधर ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है, दोनों साइड हो रही है ना। अगर मैं साइड चेंज कर दूँ, मैं रिएक्टेंट चेंज कर दूँ, तो मैं इसी एग्जाम्पल को ले लूँगा आगे। पहले मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ I2 से I-, I2 से I-। सो देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। अब यहाँ पे n फैक्टर तुम्हें क्या लग रहा होगा कि n फैक्टर इसका होगा, यानी I2 का n फैक्टर होगा 1, बट यहीं पे तुम गलत हो जाते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I कितने चेंज हमें देखना है पर्टिकुलर एक एक एटम से। 2 I2 है, यहाँ पे I2 में 2 I हैं, ठीक है, I2 में I कितने 2I, और 2I से कन्वर्ट हो रहा है I- में। इसका मतलब 2 एटम 0 से -1 पे जा रहे हैं, तो टोटल चेंज कितना आएगा, 0 से -1, ये तो एक हो गया, एक एटम के लिए हुआ ना, यानी जो I2 में 2 I हैं उसमें से एक I 0 से -1 में जा रहा है, और दूसरा वाला जो I होगा वो भी 0 से -1 में जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे 2 एटम्स हैं, इसलिए इसका n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर फॉर I2 इज़ इक्वल टू 2। ये चीज़ आप अच्छे से समझो, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो I2 है, I2 से I- में जा रहा है। अब यहाँ पे I के एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स, और यहाँ कितना है, 1 एटम। सो अगर बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, तो हम सीधा ये थोड़ी नहीं देखेंगे कि 0 से -1 में जा रहा है। यहाँ 0 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितने एटम्स पे, 2 एटम्स पे, तो इसका मतलब 2 एटम्स पे 0 चार्ज, और यहाँ एक एटम पे -1 है, तो हम इसे I2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं I और I। तो I अगर I- में जा रहा है तो दूसरा वाला I भी तो I- में जा रहा है। यहाँ पे हमने बैलेंस नहीं किया ना इसको, अगर हम बैलेंस करते तो 2I- लिखते कि नहीं लिखते। सो यही चीज़ यहाँ पे समझनी है, यही चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है। सो यहाँ पे I2 टोटल 2 एटम्स हैं, और चेंज कितने का आ रहा है, 1 का, यानी n फैक्टर 0 से -1 जा रहा है। सो हमारा यहाँ पे n फैक्टर जो हुआ वो कितना हुआ, n फैक्टर फॉर I2 के लिए हुआ 2। बट अब अगर मैं सेम रिएक्शन को रिवर्स कर दूँ, मैं I- से I2 को ऑब्जर्व करने जाऊँ, सो यहाँ पे कितने एटम हैं, 1, और यहाँ कितने 2। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट में 2 हैं, क्योंकि हमें I- का n फैक्टर चाहिए।
और ये प्रोसेस क्या हो रही है, I -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन। सो हम सिर्फ सिंगल एटम, हमारे रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हैं, एक एटम। तो हम जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सबसे पहले हम उसके एटम चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक ही एटम है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर फॉर I- इज़ इक्वल टू 1। और जब मैंने आपको आयंस का केस बताया था तो मैंने आयंस में यही कहा था, एन फैक्टर इज़ इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। सो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। चलो पहला एग्जांपल है, अभी और एग्जांपल लेते हैं हम, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, C2O4 -2 से CO2, ये मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है। अब C2O4 -2 से CO2 अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे इसमें चेंज देखना है। अब देखो सबसे पहले ये देखो कि अगर मैं C2 एन फैक्टर मैं दोनों के लिए निकालना सिखाऊंगा तुम्हें। याद रखो कि हम एन फैक्टर अगर किसी रिएक्शन में देखते हैं तो हम दोनों साइड का देखते हैं, क्योंकि अगर एक साइड से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे साइड से रिडक्शन होगा। हम दोनों का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो हमारी रिएक्शन क्या है, C2O4 -2 गिव्स आउट CO2। यहाँ पे कार्बन के दो एटम है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या है, 2x - 8 इज़ इक्वल टू -2, विच मीन्स x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, जो कार्बन है, कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, यहाँ पे है +3, और इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। सो देखो +3 से +4 चेंज कितने का है, 1 का है, लेकिन यहाँ एटम कितने हैं, 2। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन फैक्टर अगर सेम ही एटम है, यानी रिएक्शन इस टाइप की है जिसमें कार्बन और कार्बन दोनों साइड पे कार्बन है, सेम एटम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो एन फैक्टर तुम कैसे निकाल सकते हो, टोटल चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स। सो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है बट तुम ऐसे निकाल सकते हो। सो टोटल चेंज कितने का आ रहा है, +3 से +4 मतलब टोटल चेंज आ रहा है 1 का, हम चार्ज तो लेते नहीं है, इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो यहाँ पे कार्बन के एटम्स हैं 2। इसका मतलब एन फैक्टर फॉर C2O4 -2 कितना आ गया, 2। अब मैं बात करूँ CO2 की, तो मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स करता हूँ, CO2 गिव्स आउट C2O4 -2। अब यहाँ कार्बन है +4, यहाँ है +3, लेकिन इस साइड पे कार्बन का एक ही एटम है तो हमें एक ही में ऑब्जर्व करना है, तो चेंज कितने का आ रहा है, 1 का। सो CO2 के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर CO2 इज़ इक्वल टू 1। अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल चेंज, एन फैक्टर इज़ इक्वल टू टोटल चेंज, और ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, CO2 के लिए, C2O4 के लिए हम निकाल चुके। एन फैक्टर इज़ इक्वल टू टोटल चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स। सो टोटल चेंज कितना है, 1, और नंबर ऑफ एटम कितना है, 1। सो वैलेंसी फैक्टर फॉर CO2 इज़ इक्वल टू 1। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो डाउट वगैरह। नेक्स्ट एग्जांपल है Cr2O7 -2 गिव्स आउट Cr+3। ये मैंने एग्जांपल लिया। अब एन फैक्टर दोनों का कैलकुलेट करना है, Cr2O7 का भी और Cr+3 का भी। सो एक बार आप लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो और ट्राई करो कि आपसे ट्राई होता है, आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सबने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, अगर ईमानदार हो तो। अब यहाँ पे देखो टोटल Cr के एटम कितने हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Cr की कितनी है, +6, और यहाँ कितनी है, +3। सो टोटल चेंज हमें दिख रहा है 3 का। अब मुझे Cr2O7 के लिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, सॉरी एन फैक्टर चाहिए, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एक एटम, Cr यहाँ पे कितने एटम है, यहाँ पे एक एटम है, तो हम रिएक्टेंट के भी तो एक ही एटम को ऑब्जर्व करेंगे ना। तो Cr के एक एटम से यहाँ जो चेंज आ रहा है वो टोटल 3 का चेंज आ रहा है, बट रिएक्टेंट में 2 एटम है
तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6. सो एन फैक्टर फॉर Cr2O7-2 कितना हो जाएगा 6. और अगर मैं बात करूँ एन फैक्टर ऑफ Cr+3 तो Cr+3 में सिर्फ एक ही एटम है. सो Cr+3 के लिए क्या हो जाएगा एन फैक्टर फॉर Cr+3 इज इक्वल टू 3. ठीक है. सो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ आपको आ गई तो आगे आपको दिक्कत नहीं जाएगी. अभी इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हमने जो इससे पहले एग्जांपल्स लिए हुए हैं उन सब में नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों साइड सेम ही थे. जैसे एक कार्बन था यहाँ पे तो एक ही कार्बन था, इसलिए एन फैक्टर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे. एक सल्फ़र था एक ही सल्फ़र था, एक नाइट्रोजन था एक ही नाइट्रोजन था. बट जो इसके बाद हमने एग्जांपल लिए हैं उसमें एटम्स का चेंज है और दोनों साइड से हमने एन फैक्टर कैलकुलेट किया है.